चलिए अब बात करेंगे नौकरियों पर सवाल की, जिसकी वजह से बयानबाजी में भी उबाल आ गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मनोहर सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ मनोहर सरकार की तरफ से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। उनकी तरफ से कहा गया कि 9.5 सालों में हमने 1,10,000 नौकरियां दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार का आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर टारगेट है कि 60,000 और नौकरियां देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि युवाओं को सरकारी सुरक्षा पर इजरायल में नौकरी दिलाई जाएगी और इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर कहा कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है, युवाओं के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। ऐसी जगह क्यों भेजने की बात कर रही है सरकार जहां पर विवाद चल रहा है। दोनों बातें आपको सुनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जो कुछ कहा वो भी सुनाएंगे, सीएम की तरफ से जो बातें कही गई थी वो भी आपको सुनाते हैं। लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजरायल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजरायल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है। कल से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजरायल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी और सुरक्षा का काम हमारा है। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज हम नंबर 1 हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ऊपर से 2-3 उसमें पहुँच गए। और यहाँ तक कि हुआ, ये मेरा नहीं है, ये तो यहाँ के जो सरकारी उसकी सर्वे की रिपोर्ट है कि असुरक्षा में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, असुरक्षित प्रदेश। इजराइल में और उनका कितना झगड़ा चल रहा है, आप ये बताइए, इनकी क्या है उसमें लेना देना? कोई इनकी सिक्योरिटी है? कोई बच्चों की सिक्योरिटी है? कोई इंश्योरेंस करके भेज रहे हैं ये, या उस सरकार से गारंटी ले रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट इनको ही मिल जाएगी बच्चों को? एडवर्टीज कपड़ा भेज दें, यही काम यहाँ कर रहे हैं कौशल रोजगार योजना में। ना तो बच्चों के पक्की नौकरी दे रहे हैं, ना उनकी पेंशन होगी। किसी को साल निकालते हैं, किसी को 2 साल निकालते हैं, तनख्वाह भी कम है। तो ये लोग जो हरियाणा के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। सर, रिप्लाई उनका ये आता है कि उसमें जैसा है भाई, लोग जा ही रहे हैं, डंकी रूट से जाते हैं, उससे अच्छा सरकार उनको सुविधा। डंकी रूट कहाँ जाता है? कनाडा और अमेरिका में भेजे ना, कनाडा अमेरिका में मैं वेलकम करूँगा। न मरने के लिए भेज देंगे, क्या अमेरिका भेजें। अब देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ नेहा धवन जुड़ी हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा धवन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि देखिए सरकार विदेश में प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिए जाने की, नौकरी दिलाने की बात कर रही है, तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये युवाओं के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। ऐसी जगह क्यों भेजा जा रहा है? इजराइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ऐसी जगह क्यों भेजा जा रहा है जहां पर विवाद चल रहा है? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा से युवा जो है वो विदेश में पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए आज जाने लगे हों। जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में रही है तब से जाने लगे हों। ये समय तो काफी वर्षों से चल रहा है। ये पलायन तो तब से भी चल रहा था कि लोग पढ़कर वापस भी आ जाते हैं। कितने लोगों को मैं जानती हूँ, मैं खुद लंदन रहकर आई हूँ, 2 साल 6 महीने सिंगापुर रहकर आई हूँ, वापस आज अपने हरियाणा प्रदेश में ही हूँ और यहीं सर्व कर रही हूँ। आप भी अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने सगे साथियों के साथ, अपने क्लासमेट कितनों को जानती होंगी जो वहां रहकर पढ़कर
उच्च शिक्षा लेकर नौकरी कर कर कुछ साल बाद वापस यहाँ आए। मैंने भी बीबीसी लंदन के लिए काम किया और वापस आज प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस में अगर हम देखें तो माननीय हुड्डा जी के बेटे जो हैं वो भी बाहर पढ़कर आए हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी बाहर पढ़कर आए हैं, राहुल गांधी जी भी बाहर पढ़कर आए हैं, लेकिन बात यहाँ पर नेहा जी पढ़ने की नहीं या पढ़ाई के लिए नहीं हो रही, शिक्षा के लिए भेजने की बात नहीं हो रही, बात रोजगार की हो रही है। और दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है आप कनाडा अमेरिका भेजिए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन इजराइल ही क्यों, जहां पर विवाद पहले से ही चल रहा है। वो कह रहे हैं कनाडा और अमेरिका भेजिए, हम स्वागत करेंगे। दो बातें, आज आप एक विषय को लेकर चल रही हैं तो मैं मान सकती हूं कि केवल इजराइल के विषय में बात करनी है, लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो तो ओवरऑल मुद्दा ये लेते हैं कि हरियाणा से बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। वो हर मामले में हमें घेरते हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर बच्चे आज विदेश में, चाहे पढ़ने जाने की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो और चाहे इजराइल की बात हो, हम उनकी सुरक्षा का बीड़ा उठा रहे हैं, हम उनके पीछे ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन बच्चे तो पहले भी जा रहे थे, जब कांग्रेस का समय था, जब आईएनएलडी की सरकार थी, तब भी बच्चे जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे तब सरकार नहीं खड़ी थी। वो अपने बलबूते पर, अपने परिवार के बलबूते पर ही बाहर जाते थे। लेकिन आज जब सरकार ये पहल कर रही है कि उनके पीछे सरकार का हाथ रहेगा, हम उनकी सिक्योरिटी एश्योर कराएंगे, हम जहां पर वो जॉब कर रहे हैं उसके लिए उनका चाहे बीमा हो, चाहे अदर फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। हम आज एक विषय को मान सकते हैं कि इजराइल में अभी जो माहौल चल रहा है, लेकिन ये माहौल हमेशा तो रहने वाला नहीं है। ऐसे पूरी विश्व के अंदर ऐसे कितनी जगह है जहां पर इस तरह का माहौल चलता रहता है, लेकिन वहां पर भी हमारे बच्चे रह रहे हैं। पिछले दिनों जब इजराइल का युद्ध हुआ तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बच्चे अपने देश सुरक्षित नेहा धवन जी, लेकिन क्या बीजेपी ये मानती है, नेशनल लेवल पर एक स्टेटस बनाया आप एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि सरकार ये मानती है कि अगर युवाओं को इजराइल भेजा जाएगा, जहां पर हालात हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में असामान्य थे, वहां पर युवा सुरक्षित रहेगा, सुरक्षा की पूरी गारंटी लेती है सरकार? देखिए, अगर दो पहलू हैं, अगर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ सरकार की जो व्यवस्थाएं वो नहीं है, सरकार की सिक्योरिटी की एश्योरेंस नहीं है, तो जाना उचित है, या बच्चों ने तो जाना ही है और साथ में सिक्योरिटी जो है वो हम मुहैया करा रहे हैं और प्रदेश सरकार उसके लिए लायबल हो रही है, खुद से स्वयं से ये इनिशिएटिव ले रही है, तो उस तरह से जाना उचित है या दूसरे तरीके से जाना उचित है, ये हमें तय करना होगा। आज विषय ये होना चाहिए कि जब कांग्रेस के समय में भी लोग ऐसे हालातों में जाते थे, क्या लंदन में बम विस्फोट नहीं हुआ? वहां पर लंदन में क्या हमारे लोग नहीं थे? क्या हमारे बच्चे पढ़ या जॉब नहीं कर रहे थे? क्या अमेरिका में दिन रात जो घटनाएं होती हैं वहां पर क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? उनकी सुरक्षा कौन मुहैया कराता है? कौन लायबिलिटी लेता है? क्या कभी कांग्रेस ने लायबिलिटी ली? चाहे सेंटर की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, लेकिन हम तो वो लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ऐसे माहौल का पूरा यहाँ पर कर दिया है। चलिए, मैं सुरेश रोड जी को इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। सुरेश जी, देखिए, सरकार कह रही है एक तो किसी को भी जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा, लेकिन जो जाना चाहते हैं सरकार उनकी पूरी तरह से मदद कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार है सरकार, तो फिर ऐतराज कैसा? सृष्टि जी, आज जैसे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के समस्त नागरिक जो हैं वो हुड्डा साहब की बात से सहमत है, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश के बेरोजगारों का ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों का भी, कि डबल इंजन की सरकार जो सबसे पहले शर्त लेकर 2 या 3 बातों की, एक तो जान माल की बात आती है, एक रोजगार उपलब्ध कराने की बात आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, ये शर्त लेकर ही सरकार बनती है, मुख्यमंत्री शर्त लेते हैं। मोदी जी भी बड़ी बड़ी बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे। अगर आज इस्राइल में हरियाणा प्रदेश के बेटे और बेटियों को भेजने की ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र से भी और राज्य से भी,
कि उन 2 करोड़ नौकरियों के वायदे का क्या हुआ जो 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोले भाले युवाओं को या प्रदेश और देशवासियों को भड़काकर सत्ता में वो पहुंच गए थे। प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने 1,10,000 नौकरियां दी हैं। अपने 9.5 साल के कार्यकाल में हमने 1,10,000 नौकरियां दी हैं। आगे भी और 60,000 नौकरियां देंगे 6 महीने में। सृष्टि जी, अगर इन्होंने नौकरियां दी होती, मैं बड़ी स्टीक बात बता रहा हूँ आपको, अगर इन्होंने नौकरियां दी होती तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए ये खुद अपने मुंह से इजराइल की बात नहीं करते। सिर्फ आता हुआ चुनाव देखकर ये बेरोजगार युवाओं को या अभिभावकों को मुद्दे से भटकाने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे से इनको चुप कीजिएगा, इनको चुप कीजिएगा। भारत की बदनामी करते हैं। ठीक है नेहा, अगर विदेश से इतना प्यार नहीं है उनका तो सृष्टि जी, आप थोड़ी अपनी ताकत दिखाइएगा और इसको डिबेट को थोड़े सुन रही है, वो सुन रही है आपको। ये अच्छी बात होती है, एक एक करके बात रखेंगे करने का कोई फायदा नहीं होता, तो कोई भी करे। बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर इन्होंने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए होते तो सरकार चुनाव से पहले ढिंढोरी भी पिटा करती। ये प्रत्येक व्यक्ति समझता है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाया करती है और ये पहली बार हुआ इस प्रदेश में। 2014 से पहले अपनी जमीन बेचकर हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दिहाड़ी करने के लिए विदेशों में नहीं जाना पड़ा था। हमारे युवा बहन और बेटियां जाते थे, जैसे नेहा जी बोला थे, पढ़ने के लिए जाते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे और वो अपने शौक से नौकरी करने भी जाते थे, लेकिन कभी मजबूरी में नहीं जाना पड़ा। दोनों बातों में बहुत अंतर है। जब से बीजेपी की सरकार आई और रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए, अरे आप अपनी फौज में तो 4 साल की नौकरी कर दी आपने, 2 साल की ट्रेनिंग होती थी पहले, इन्होंने ट्रेनिंग फौज की 6 महीने कर दी। उसके बाद 15 साल की जॉब थी, उसको 4 साल का कर दिया। जो उसको आर्मी कोटे से सुविधाएं होती थी वो बंद कर दी। आप इस्राइल का ठेका उठा रहे हो, अपनी फौज आपने ठेके पे कर दी। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? आपने अपने किसानों को, आप कह रहे हो हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे, अपने किसानों को दिल्ली बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे आपने कील लगाकर जिस तरीके से उनको मरने पे मजबूर कर दिया। आप इस्राइल एक तरह से सिक्योरिटी का उनकी, ये एक भद्दा मजाक है सृष्टि जी। और इन लोगों की ये मंशा जो है, ये प्रदेशवासियों का ध्यान बेरोजगारी के मुद्दे से आने वाले चुनाव को देखते हुए हटाने का एक षड्यंत्र है। ठीक है नेहा जी, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 2014 तक जिस तरह से नंबर 1 था प्रदेश, भले ही वो रोजगार देने के मामले पर हो या अन्य मामलों पर हो, 2000 के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब बेरोजगारी में नंबर 1 पर प्रदेश आ चुका है, अपराध में भी आ चुका है। और मुझे लगता है शशि जी, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मुझे लगता है कि रोड साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ये बात भूल गए हैं कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं का विदेश जाने का जो मन था वो 2005 में और 2014 में ही सबसे ज्यादा बना। सबसे ज्यादा प्रतिशत जब युवाओं ने बाहर की तरफ रुख किया, भारत देश को छोड़ के विदेशों में पढ़ाई करना हो या जॉब करना हो या सेटल डाउन होने का मूड बनाया, वो 2005 और 2014 का पलायन सबसे ज्यादा था। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि शायद रोड साहब को ये सच बात है, ये सच बात है, ये मैं आंकड़े के साथ बोल रही हूँ, ये मैं आंकड़े के साथ बोल रही हूँ रोड साहब। और दूसरी बात ये कि उस वक्त ही सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा रुख बना। सुरेश जी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की तरफ जाने लगे थे। हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस के समय में ये बात थी जब नेताओं के घर से लिस्ट बनती थी, सरकारी नौकरियां थी नहीं, जो मुख्यमंत्री की लिस्ट में नाम होता था वही जो है सरकारी नौकरी पाता था, या जिस मंत्री तक जिसकी पहुंच होती थी वही सरकारी नौकरी पाता था। जबकि हमने तो ऐसा माहौल बनाया कि अगर आप विदेश जाना गलत नहीं बताया, मेरिट में है तो धवन जी मैं आपको यह करेक्ट कर दूं कि भूपेंद्र हुड्डा ने विदेश जाने को गलत नहीं बताया कि अगर कोई युवा जो है रोजगार के लिए विदेश जा रहा है, वो कह रहे हैं इजराइल भेजना गलत है, वो कह रहे हैं कि कनाडा अमेरिका भेजती अगर सरकार तो उसका तो हम भी स्वागत करते।
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैंने भी वो सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बाइट सुनी है, और अभी आपने रोड साहब को भी सुना। मैं दोनों बातों, पिछली बाइट पे भी मैंने आपको यही बात कही कि ये आज ये बात बोल रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या यूके जाना हम स्वागत करेंगे। लेकिन क्या अन्य डिबेट्स में, अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपने ये बात सुनी? वो हमेशा ये बात कहते हैं कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से अपना नैरेटिव चेंज करते हैं। आज जब इजराइल की बात कर रहे हैं तो बाकी सब विदेश उनको सेफ एंड सिक्योर लग रहे हैं, वहां पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जाना उनको आज अच्छा लग रहा है। ये कौन सी कन्वीनियंस है? आपने भी ऐसी बहुत सारी बाइट सुनी होंगी जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नैरेटिव को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी सृष्टि जी कि बच्चों का बाहर जाना जरूरी है। युवाओं का इंटरनेशनल कल्चर एक्सचेंज और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, एजुकेशन का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी उस कल्चर को देख चुकी हूं, मैं भी उस कल्चर से सीख के आई हूं। आज भी 100% ऐसा नहीं है कि बच्चे जितने जाते हैं बाहर वहीं सेटल होते हैं। 60 to 70% जो यूथ है वो वापस अपने नेशन में आता है, वापस हरियाणा में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में। जो युवा जा रहे हैं इजराइल भी, जिनको भेजा जा रहा है रोजगार के लिए, अगर ये वापस आएंगे तो फिर भारत में इनको नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा, तब भी सवाल उठेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्लियर कर आते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, तो उनको भारत में एक अच्छी जगह पर जगह मिलती है, एक अच्छी पोजीशन मिलती है। क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बाद आपको पता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां पिछले कितने 10 सालों से लगभग हमारे यहाँ पर और बढ़ी हैं। विदेशों का जो रुख है वो भारत में और बढ़ा है। अब पहले हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम मेड इन इंडिया पर आ रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के असेंबलिंग पॉइंट यहाँ पर, असेंबलिंग स्टेशन यहाँ पर बने, लेकिन अब हम मेड इन इंडिया की बात करेंगे तो हमारा खुद का प्रोडक्शन बहुत हाई जाएगा। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है, यूथ की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। हमने जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं वो कांग्रेस के लोगों की समझ से बाहर है, इसलिए आज उन्हें समझ नहीं आता तो कुछ भी वेग नैरेटिव सेट करने के लिए बोल देते हैं। हमने 1,10,000 नौकरियां दी, अगर नहीं दी होती तो आपके समक्ष नहीं होती ये बात। ठीक है, उनका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। देखिए सुरेश रोड जी, सीएम ने यहाँ पर इजराइल की तो बात की ही थी, लेकिन अफ्रीका का भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर भी हमारी बातचीत चल रही है, और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बन रहे हैं, किसान आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उसका जिक्र भी अफ्रीका देश से जो है वो किया गया था। और कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय अच्छा रहा तो अफ्रीका भी भेजे जाएंगे प्रदेश के किसान, ये भी कहते सीएम नजर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि हमने बाहर, यानी भारत से बाहर रोजगार तलाश किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के हर विभाग में, विभाग की बात छोड़ो, पता नहीं ये जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, स्कूल में इनके मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अरे यहाँ रोजगार के पटवारी स्ट्राइक पे बैठे हैं। किसी भी विभाग में रोजगार के जो आप ढूंढ रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं रिक्त पदों को, हर विभाग की लिस्ट हम सौंप देते हैं आपको। इतना काम हम कर देंगे कि आपके किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, आप प्रदेश के युवाओं को दो ना रोजगार देने वाले बनो। आपने अपने नाक के नीचे तो आपने ये पता नहीं कि आपके यहाँ पर क्लर्क कम है, पीएन कम है, ऑफिसर कम है, डॉक्टर कम है, साइंटिस्ट कम है, यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा, और आपने इसराइल में जाके रोजगार ढूंढ लिया। लेकिन सुरेश रोड जी, ये कोई हजम नहीं कर पाएगा ये बात। नहीं, दूसरी बात आपने कही, किसानों की बात आपने बोली, प्लीज किसानों की बात आपने बोली कि दक्षिणी अफ्रीका के बारे में ये वो, जो सरकार का मुखिया 1 साल तक 1000 किसानों ने दम तोड़ दिया, एक शब्द अपने मुंह से लोकसभा में उनको श्रद्धांजलि भी हमारे नेता राहुल गांधी जी के कहने के बावजूद नहीं दे पाया श्री नरेंद्र मोदी। वो किसानों का इतना सगा हो सकता है कि वो विदेश में जाकर उनके लिए रोजगार ढूंढे? ये आप, लेकिन सुरेश रोड जी, ये तो आप भी जानते हैं कि रोजगार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में उठता है, भले ही आपकी सरकार हो या अन्य किसी की सरकार हो। ये रोजगार का एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार उठता है। नहीं, देखिए, हरियाणा 2014 तक आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी।
हरियाणा प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, जैसे आज हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया मनोहर लाल खट्टर की सरकार को और बीजेपी के लोगों को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध है, नहीं तो हम भेज देंगे। उन्होंने जो बात बताई है, अपराध में हरियाणा 2014 के आंकड़े उठा लीजिएगा, पूरे देश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी हरियाणा में थी, और अब नंबर 1 पे है बीजेपी के सरकार में, या नंबर 2 पे है। अपराध में, बेरोजगारी में, महिलाओं पे अत्याचार में, किसानों पे अत्याचार में। और एक बात सृष्टि जी और कहना चाहता हूँ जल्दी से जी, मैं 2-4 दिन पहले किसी चैनल पे बता रहा था डिबेट में कि शायद डिपो होल्डर बचे हुए हैं, बाकी हर डिपार्टमेंट में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगारी युवा हो, चाहे आशा वर्कर हो, सबने स्ट्राइक करी। ठीक है, फटाफट से नेहा धवन जी इस पर एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ओके रोड साहब, रिएक्शन लेने दीजिए। नेहा धवन जी फटाफट से, जल्दी से। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने इजराइल को लेकर और साउथ अफ्रीका को लेकर जो भी कहा है, वो प्रदेश के लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट की बात ही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे घाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन सब में जो है वो ऑयल के लिए, माइनिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और नई इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, वहां के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर प्रदेश के, लेकिन रोड साहब कह रहे हैं आने वाले समय में जो होगा वो होगा, लेकिन अभी के हालातों पर क्या करेंगे? करना चाहिए। जो पद पड़े हैं उसके बारे में पूछिएगा सृष्टि जी आप, अभी के हालातों पर क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं नेहा धवन जी, आपका भी, सुरेश रोड जी आपका भी, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से नौकरियों पर सवाल उठा है और बयानबाजियां किस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से, भले ही वो सरकार की बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही तरफ से बयानबाजियां भी बराबर सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले चुनावों में ये जो मुद्दा है कितना गर्माता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।